हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लैंड की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लैंड की कार्यपालिका में जो कार्यपालिका का मुखिया होता है वो वहाँ के राजा होते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में प्रेजेंट टाइम तक, स्टार्टिंग से लेकर प्रेजेंट टाइम तक है वो राजतंत्र की ही स्थापना हुई है। हालांकि जो राजतंत्र का टाइप है वो उसमें चेंजेस हुए हैं। प्रेजेंट टाइम पर वहाँ है संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ पर प्रेजेंट में विद्यमान है। राजतंत्र वो इंग्लैंड में जो सबसे प्राचीन संस्था है, और वहाँ पर जब अस्तित्व में आया था तो राजपद की व्यवस्था हो गई थी। लेकिन 1649 में है एक बार राजपद को समाप्त करने का प्रयास किया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया था। पर प्रेजेंट टाइम पर भी वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है। वहाँ पर धीरे धीरे है संसद ने है वो संसद का जन्म हुआ और संसद की शक्तियों में बढ़ोतरी हुई, और राजपद की जो शक्तियाँ थी उसमें है वो थोड़ी थोड़ी हैं वो कमियाँ देखने को मिली। जो राजपद है उसमें उत्तराधिकार की व्यवस्था है वो कर रखी है। इंग्लैंड में राजतंत्र का जो पद है वो पैतृक है। इसका अर्थ है कि एक राजा या रानी का के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा या उसकी बड़ी बेटी है वो अपने आप ही राज सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं, वो बन जाएंगे तथा सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। 1688 की शानदार क्रांति हुई इंग्लैंड में है। 1688 में शानदार क्रांति हुई, और इसको है वो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बिना किसी रक्तपात, बिना किसी झगड़े के है वो इसमें परिवर्तन हो गया था, तख्ता पलट हो गया था, जिससे बिल्कुल स्पष्ट राजतंत्र की जगह पर है एक सीमित राजतंत्र है वो सामने आया था। संसद को है वो राजपद के उत्तराधिकार निश्चित करने का अधिकार है वो प्राप्त हो गया था। संसद की नई शक्ति के अंतर्गत 1701 में एक विधेयक पास किया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, जिससे राजाओं ने इस विधेयक के अंतर्गत ही राजगद्दी को ग्रहण किया कि आगे कभी विवाद उत्पन्न होता है तो संसद तय करेगी कि किस प्रकार से जो उत्तराधिकार है वो उसको किस प्रकार से रखा जाएगा। राजा को हैं कुछ विशेष अधिकार हैं वो मिले हुए थे। राजा तथा रानी के विरुद्ध है, राजा या रानी कोई भी हो उस पद पे उस टाइम पे किसी भी न्यायालय में कोई भी मुकदमा है वो नहीं चलाया जा सकता। उसे किसी न्यायालय में पेश होने के लिए भी नहीं कहा जा सकता। उसकी संपत्ति नहीं छीनी जा सकती। जब तक वह शाही महल में विराजमान है उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। पारिवारिक खर्चों के लिए संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार है उसको वित्तीय सहायता है वो प्रदान की जाएगी। अब एक बात आती है कि क्राउन और किंग ये दो हैं वो अलग अलग चीज़ हैं, क्योंकि क्राउन क्राउन का मतलब होता है ताज। ताज है वो शक्ति का स्रोत है, जबकि किंग है वो एक व्यक्ति विशेष है। सम्राट वह एक व्यक्ति होता है जबकि जो एक समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन है। ताज है मुकुट है, या फिर हम क्राउन कहें, राज्य की शक्ति का प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है और उस शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, इनमें है वो डिफरेंस है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। सब मेनली आप ये समझ के चलो कि सम्राट है वो एक व्यक्ति है, जबकि क्राउन एक संस्था है, या हम कह सकते हैं कि क्राउन है वो एक पद है। क्राउन को धारण करने वाला व्यक्ति ही शक्तिशाली है वो बनता है। सम्राट है वो अस्थाई है, क्योंकि सम्राट है वो बदलते रहते हैं। एक सम्राट के बाद उसका बड़ा बेटा है, बेटी, बदलते रहते हैं। लेकिन क्राउन है वो स्थाई है, वो कभी नहीं, ना तो वो मरता है ना ही वो ख़त्म होता है। सम्राट है वो व्यक्ति है, जबकि क्राउन है वो एक समूह है। क्राउन की शक्तियों का प्रयोग है वो एक व्यक्ति द्वारा नहीं, अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। क्योंकि अगर हम कार्यपालिका की भी बात करें तो कार्यपालिका में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद हैं वो दोनों शामिल होते हैं। सम्राट है वो शक्तिहीन होता है, राजमुकुट है वो शक्तिशाली है, क्योंकि राजमुकुट के अंदर ही, यानी कि क्राउन के अंदर ही शक्तियाँ होती हैं, और क्राउन को धारण करने वाला ही शक्तिशाली बनता है। उस क्राउन की वजह से ही सम्राट है वो शक्ति है उसको प्राप्त होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सम्राट की शक्तियों की, क्योंकि जो ताज में शक्तियाँ हैं वहीं उन्हीं शक्तियों का प्रयोग है सम्राट के द्वारा किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है कार्यपालिका की शक्ति, क्योंकि यह कार्यपालिका का मुखिया होता है, इसलिए कार्यपालिका के जितने भी कार्य हैं वो इसी के द्वारा हैं वो किए जाते हैं। जैसे ताज का सबसे प्रमुख कार्य है समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना, यानी कि लागू करना, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य के सभी उच्च अधिकारियों की तथा तीनों सेनाओं के समस्त उच्च अधिकारियों को की नियुक्ति करना। इंग्लैंड में जितने भी बड़े बड़े पदों पर अधिकारी हैं उन सब की नियुक्ति है वो इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राजदूतों की नियुक्ति, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति,
घोषणा करना, युद्ध की घोषणा करना, संधि वार्ता है, वो सारी चीज़ें हैं वो सम्राट के द्वारा की जाती हैं। सम्राट के द्वारा है वो अपराधियों को क्षमादान की शक्ति भी उसके पास है वो दी गई है। स्थानीय शासन की देखरेख भी सम्राट के द्वारा है वो की जाती है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक प्रशासनिक कार्य है वो सम्राट के द्वारा है वो किया जाता है। और कार्यपालिका ये जो शक्तियाँ हैं इसका मतलब ये है कि कानून को लागू करने में, और लागू है वो अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, उनकी नियुक्ति में जो सम्राट का रोल है वो सारा ही कार्यपालिका की शक्तियों में है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है वैधानिक शक्तियाँ। हालांकि वैधानिक शक्ति जो विधि निर्माण की, कानून निर्माण की शक्तियाँ हैं वो विधायिका के पास होती हैं, लेकिन सम्राट के पास भी कुछ शक्तियाँ हैं, क्योंकि वह जो संसद है, इंग्लैंड की संसद है, उसका एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति है वो उसका अभिन्न अंग है, उसी प्रकार से वहाँ पर भी एक अभिन्न अंग के तौर पर काम करता है। सम्राट है वो संसद के दोनों सदनों में से दूसरे सदन, लॉर्ड सदन के निर्माण में ताज की शक्ति है वो प्राप्त है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों का है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है, उसको स्थगित कर सकता है। हालांकि लॉर्ड सभा एक स्थायी सदन है, लेकिन जो हाउस ऑफ कॉमन है उसको है वो विघटित भी कर सकता है, उसको भंग कर सकता है। संसद के जो सत्र का आरंभ होता है प्रत्येक वर्ष में, उसको वो अपनी भाषण के द्वारा, सम्राट के अभिभाषण के द्वारा है वो आरंभ होता है। ये मोस्टली ये चीज़ें हैं वो हमने भारतीय संविधान में भी अडॉप्ट कर रखी हैं, जो प्रोसीजर भी है। इसके बाद आता है न्याय संबंधित शक्तियाँ। सम्राट है वो न्याय का स्रोत है, उसके सम्राट को है वो न्यायिक क्षेत्र में भी काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हैं। ब्रिटेन के सभी न्यायालय हैं वो सम्राट के न्यायालय हैं वो कहलाते हैं। सम्राट है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, संसद की प्रार्थना पर उनको पद से हटा भी सकता है। इसके अलावा क्षमादान की शक्ति भी सम्राट को है वो प्राप्त है। इसके अलावा धार्मिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। भारतीय राष्ट्रपति और इंग्लैंड के जो सम्राट है उसमें जो मेन डिफरेंस है, वैसे तो इसके क्षेत्राधिकारों और शक्तियों में काफ़ी डिफरेंस है देखने को मिलता है, लेकिन सिमिलर सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में भी वहाँ पर उनको शक्तियाँ प्राप्त हैं। ताज है वो चर्च के सभी अधिकारियों, आर्क बिशप, डीन, कैरन की आदि की नियुक्ति करता है। ताज है वो कैंटरबरी, यॉर्क धार्मिक सम्मेलन बुला सकता है, यानी कि उसको है वो धर्म से संबंधित भी शक्तियां हैं वो काफ़ी शक्तियां प्राप्त हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रपति की को है इस प्रकार की कोई शक्तियां हैं वो नहीं मिली होती। इसके बाद आता है विदेशी मामलों में। सम्राट को है वो विदेशी मामलों में है वो सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। जो भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता होता है वो सम्राट के नाम पर ही होता है। दूसरे देशों में जो राजदूत भेजे जाते हैं उनकी नियुक्ति भी सम्राट के द्वारा ही की जाती हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते उसी के नाम से हैं वो लागू किए जाते हैं। युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार भी सैद्धांतिक तौर पर है वो सम्राट को है। उपनिवेश के साथ इंग्लैंड के विदेशी संबंधों का संचालन भी सम्राट के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा सम्राट है वो सम्मान का स्रोत है। इंग्लैंड का सम्राट है वो सम्मान का स्रोत है, यानी कि जब कभी भी किसी सैनिक या सैनिक क्षेत्र में कोई सराहनीय योगदान देता है उसे सम्मानित करने का कार्य है वो सम्राट के द्वारा है वो किया जाता है। उनको पदक, नगद राशि उनको विभूषित है वो सम्राट के द्वारा है वो किया जाता है। जैसे कि इंडिया में राष्ट्रपति के द्वारा है वो पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री हैं, ऐसे अवार्ड हैं वो दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वास्तविक स्थिति। इंग्लैंड में है वो संसदीय प्रणाली को अपना रखा है। वहाँ पर है वो दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, एक है नाम मात्र की और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। सम्राट है वो नाम मात्र की कार्यपालिका कहलाता है, क्योंकि उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा है वो किया जाता है। वह उन्हीं की सलाह पर है वो प्रत्येक कार्य है वो करता है। स्वविवेक से उसकी शक्तियाँ हैं वो बहुत ही कम हैं। इसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और उन प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के द्वारा है वो
किया जाता है। वास्तविक तौर पर उन शक्तियों का प्रयोग है उसके द्वारा ही किया जाता है। आरंभ में जब राजपथ का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पर है सभी शक्तियों का प्रयोग है वो सम्राट के द्वारा किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब सम्राट को आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने सामंतों जमींदारों की एक परिषद बनाई, जिसने धीरे धीरे करके है जो सामान्य प्रतिनिधि भी शामिल हुए और संसद का रूप उसने धारण किया, और राजपद की जो शक्तियाँ थी उसमें धीरे धीरे है वो कमी आती चली गई, और प्रेजेंट टाइम पर है संसद है वो बहुत अधिक शक्तिशाली है। और इंग्लैंड की संसद के लिए एक बात कही गई है, कहावत है कि इंग्लैंड की संसद है वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा है प्रत्येक कार्य कर सकती है। यानी कि जो कार्य भगवान ने किया है उसको छोड़कर धरती पर सबसे शक्तिशाली अगर संसद अगर किसी की है तो वो इंग्लैंड की संसद है। ओके, थैंक यू।